नमस्कार श्रोताओं। भारत की कर व्यवस्था में बदलाव लाने वाले जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स देश की आर्थिक प्रगति में एक मजबूत आधार बन चुका है। ये न केवल एक राष्ट्र एक कर की संकल्पना को साकार करता है, बल्कि कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और आधुनिक भी बनाता है। लेकिन समय के साथ साथ व्यापार और तकनीक दोनों में तेजी से बदलाव आ रहे हैं और ऐसे में जरूरी है कि कर व्यवस्था भी डिजिटल युग की जरूरतों के अनुसार विकसित हो। इसी दिशा में सरकार लेकर आई है 22 सितंबर से नेक्स्ट जेन जीएसटी यानी नेक्स्ट जनरेशन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये नई पहल करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने, अनुपालन में पारदर्शिता लाने और कर प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने का एक सशक्त प्रयास है। आज हम समझेंगे कि नेक्स्ट जेन जीएसटी के तहत क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। यह नई प्रणाली व्यापारियों, उद्योगों और आम करदाताओं के लिए किस प्रकार लाभकारी होगी और भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं। इन सभी सवालों के जवाब देने और हमें इस नई पहल से अवगत कराने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं स्टेट जीएसटी ऑफिस जोन बीकानेर में एडिशनल कमिश्नर कांतिलाल जसोल जी और डेप्यूटी कमिश्नर गोविंद चौहान जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आकाशवाणी बीकानेर के सभी श्रोताओं और इस देश की आर्थिक प्रगति में सहभागी सभी उपभोक्ताओं को मेरा सादर सुप्रभात। बीकानेर के सभी श्रोताओं को मेरा भी शुभ प्रभात। मेरा पहला प्रश्न कांतिलाल जी, जीएसटी क्या है? हम 22 सितंबर से सब सुन रहे हैं कि जीएसटी में रिफॉर्म्स आ गए हैं। जीएसटी है क्या? जीएसटी बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स का एक एकीकृत वैल्यू एडेड टैक्स प्रणाली है जी। जो हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ये जो अपन नेक्स्ट जेन की बात कर रहे हैं जीएसटी 2.0 सुधारों की, ये उसी कड़ी में एक बढ़ता हुआ कदम है। जब हमारी अर्थव्यवस्था परिपक्व हो गई तब सरकार ने सही समय पर एक निर्णय लिया कि इन सुधारों को आगे कैसे बढ़ाया जाए जी। उसी को जीएसटी 2.0 का नाम दिया गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सृजनात्मक सोच के बाद 26वीं जीएसटी काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी की नेतृत्व वाली बैठक में आम राज्यों की सहमति से ये निर्णय किया गया को हम जीएसटी 2.0 या नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार के रूप में जानते हैं। कांति जी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आम आदमियों के लिए राहत और व्यवसाय को बढ़ावा देना। बेसिक थीम हम कह सकते हैं राहत, सरलीकरण और विकास जी। तो ये जीएसटी का जो समस्त ढांचा है इसके 7 मुख्य स्तंभ है। प्रथम स्तंभ के रूप में तो जैसे अपन ने चर्चा की कि पहले जो जीएसटी लागू की गई थी, वन नेशन वन टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स प्रणाली, उसी की दिशा में ये आगे बढ़ता हुआ कदम है जिसमें वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को और अच्छे से मजबूत किया गया है। पहले अब तक हमारे देश में क्या था कि 4 तरह की जीएसटी दरें प्रचलित थी। पुरानी जो कर संरचना थी हमारी उसमें 5%, 12%, 18% और 28%। इन जीएसटी सुधारों में इसको और अधिक सरलीकृत करते हुए केवल 2 टियर टैक्स सिस्टम है, मतलब दोहरी कर संरचनात्मक ढांचे को रखा गया है जिसमें 5% की न्यूनतम कर दर है और 18% की स्टैंडर्ड कर दर है। इन सुधारों के बाद आपके 12% और 28% की कर दर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है जी, जो कि एक बहुत अच्छा पहल जिसको हम कहेंगे। कांतिलाल जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स जो हैं वो पहले वाले जीएसटी का अपडेटेड वर्जन मैं कह सकती हूँ और इसमें जो सुधार लाए गए हैं, नई संरचना के अंदर 2 ही टैक्स स्लैब्स रखे गए, जैसा कि आपने बताया 5% और 18%। इन बदलाव से गोविंद जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किन वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती से सीधा लाभ आम आदमी को मिलेगा? देखिए बरखा जी, जैसा कि कांतिलाल जी ने भी बताया अभी कि हमने जो जीएसटी की दरें हैं वो जीएसटी काउंसिल ने 5, 12, 18 और 28 से घटाकर अब 5 और 18 ही कर दी हैं। तो सीधा इफेक्ट तो इस बात का आया है कि काफी चीजें जो खाने पीने की चीजें हैं, स्कूल की सामग्री से संबंधित चीजें हैं, जैसे पनीर है, पनीर पर पहले 5% की कर दर से टैक्स लगा करता था जीएसटी और उसे घटाकर अब 0 कर दिया गया है, यानी पनीर को कर मुक्त कर दिया गया है। इसी तरीके से खाखरा पे भी हमने टैक्स घटा दिया है, 0 कर दिया है उसे। और घी पर जो कर दर 12% थी, घी और मक्खन पर, वो भी अब टैक्स को घटाकर 5% की कर दर यानी कि जो एकदम आम आदमी के उपयोग की वस्तुएं हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में काम में आती है, उसमें निश्चित रूप से बहुत ही राहत मिली है। हाँ बिरका जी, मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि जो ये 12% का टैक्स स्लैब खत्म किया गया है उसमें 437 वस्तुएं हुआ करती थी, उसमें से 90% यानी कि 400 के करीब वस्तुओं को या तो कर मुक्त कर दिया गया है या फिर 5% के कर दायरे में लाया गया है, यानी कि आम कंज्यूमर को ये बहुत बड़ी राहत है। इसी प्रकार जो 28% का हमारा स्लैब हुआ करता था उसकी अधिकांश वस्तुओं पर 18% कर
दर कर दिया गया है। जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम देखें तो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ बीमा हो, वो बीमा बिल्कुल 0% कर दिया गया है, जो पहले कर दर 18% थी। तो ये बात हम कह सकते हैं कि जीएसटी 2.0 में हमने बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा है। जितने भी विभिन्न क्षेत्र हैं अपने आम जीवन के, भले ही वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर आम रोजमर्रा की चीजों से संबंधित चीजें हो, और उसको कर दरों को हमने पहले की बजाय बेहतर किया है। आम ग्राहक को काफी फायदा होगा, राहत मिलेगी। जी कांतिलाल जी, नेक्स्ट जेन जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, जो छोटे और मध्यम व्यापारी हैं, उनके लिए सरल और पारदर्शी कैसे होगा? हाँ, जीएसटी सुधारों के एक आम स्तंभ के रूप में हमारे जो एमएसएमईज है और मैन्युफैक्चरर्स यूनिट्स है, इनको ऊर्जा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस कर प्रणाली में सुधार करते हुए जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, इसके ढांचे में सुधार किया गया है। इससे छोटे जो निर्माता हैं और व्यापारी हैं, उनको बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है। उदाहरण के लिए पहले क्या होता था, ये जो अपने कपड़ा है, इसके जो रॉ मटेरियल के रूप में मैन मेड फाइबर्स है, यार्न्स है, उस पे कर दर हुआ करती थी 18 और 12%, जबकि उससे विनिर्मित उत्पाद है कपड़ा, इस पे टैक्स रेट 5% थी। ऐसी स्थिति में व्यापारी की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, कहीं न कहीं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसकी ब्लॉक हो जाती थी और उसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। अब चूंकि विनिर्मित उत्पाद उसको भी 5% है, उनका रॉ मटेरियल है उस पे भी 5% है, ऐसी स्थिति में व्यापारी के लिए निर्बाध कैश फ्लो बना रहेगा और उसकी जो कैश लिक्विडिटी है वो बनी रहेगी, जिससे वो और अच्छे से अपने बिजनेस को गतिमान बनाए रख सकेगा। बिल्कुल, आम आदमियों के साथ में छोटे व्यापारियों के लिए भी निश्चित रूप से नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स जो हैं वो राहत लेकर आएंगे। गोविंद जी, अब हम बात करते हैं हमारे जो भारत की धुरी है किसानों की, तो किसानों के लिए भी इसके अंदर कुछ ना कुछ राहत रखी गई है। कृषि क्षेत्र में एक रियायत दी गई है, तो कृषि क्षेत्र पर जीएसटी सुधारों का क्या असर रहेगा और खासकर मैं कहूँ तो छोटे किसानों के लिए क्या लाभ है? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है बरखा जी, और यहाँ मैं ये बिल्कुल बता देना चाहता हूँ आपको कि अभी जो जीएसटी 2.0 है, इसमें हमने किसानों का बेहद ख्याल रखा है। जैसे ट्रैक्टर्स पे पहले जो कर दर थी वो 12% थी, अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इसी तरीके से जितने भी आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, जैसे वो सीड ड्रिल हो सकती है या और चीजें हो सकती हैं जो आमतौर पे अपने खेती बाड़ी के काम में आती हैं, उन सभी पे भी कर दर को घटाकर 12% से 5% कर दिया गया है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स हैं और जो चीजें थी जो पहले 12% की कर दर पर हुआ करती थी, तो उसे भी घटाकर 5% किया है। तो इससे कुल मिला के खेती की जो लागत है वो कम होगी, और जब खेती की लागत कम होगी तो हमारा किसान भी समृद्ध होगा और वो बेहतर कम्पीट कर पाएगा इंटरनेशनल मार्केट में भी। जी गोविंद जी, आपने बताया कि कृषि क्षेत्र में जीएसटी कम होने से काफी फायदे किसानों को होंगे, उनकी लागत कम होगी और उनकी जेब में पैसा तो आएगा ही आएगा। अगर बात की जाए चिकित्सा क्षेत्र की, तो उसमें क्या सुधार है? क्योंकि हमारी जो लाइफ है आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, तो बीमारियां किसी न किसी को हो ही जाती हैं, तो उस पे खासा हमारी जेब पे असर हुआ करता था, तो उस क्षेत्र में क्या असर आया है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है मीनाक्षी जी। बेसिकली चिकित्सा और स्वास्थ्य सुधार हमेशा सरकार की प्राथमिकता रही है जी। तो जीएसटी 2.0 सुधार के अंतर्गत जो 37 जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनको कर मुक्त किया गया है। इनमें कुछ एक में 5% था, कुछ में 12% था, अलग अलग टैक्स रेट्स उस पे हुआ करती थी, जिसमें आपके कैंसर जैसे जो बहुत बीमारियां हैं, सेंसिटिव बीमारियां, खर्चा जिसपे बहुत ज्यादा लगता है, जेब पर बहुत असर पड़ता है, बहुत ज्यादा। और जो बीमारी लंबी चलती थी कांतिलाल जी, जिनका काफी हद तक मतलब पेशेंट को पैसा बहुत ज्यादा देना पड़ता था टैक्स के रूप में भी, तो अब उन्हें बिल्कुल कर मुक्त कर दिया गया है। जो जीवन रक्षक दवाएं हैं वो हार्ट से संबंधित भी हैं, कैंसर जैसा कि सर ने बताया। तो इसके अलावा भी एक बहुत अच्छी बात ये की है, जैसे आपने कहा कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हमारी हो गई है, तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल डेफिनेटली जब हम जिम, योगा या इस तरह की नहीं करेंगे तो सेडेंट्री होगी। तो जीएसटी 2.0 में जिम, योगा और सलून सेवाओं को भी 18% से 5 पे कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना जो व्यक्तिगत जीवन बीमा है या स्वास्थ्य बीमा है, उस पे भी टैक्स रेट 18% से घटाकर उसको कर मुक्त कर दिया गया। यानी ये तो बहुत बड़ी राहत है कि हमें अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए अब सोचना नहीं पड़ेगा। अब ये स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा आम आदमी के रीचेबल हो गया, वो आसानी से उस तक उसकी पहुंच हो गई। जबकि गरीब आदमी इसमें सोचा करता था कि ले या ना ले, अब मुझे लगता है कि वो दो बार नहीं सोचेगा। असल में पहले 18% अलग से टैक्स उसे जीएसटी के रूप में देना होता था। जैसे 100 रुपए का अगर प्रीमियम आपका आता है तो उसके 118 रुपए लगते थे। अब डेफिनेटली वो जब हमने 0 कर दिया है तो टैक्स 100 का 100 में ही देगा, जिसकी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, उसमें काफी रियायत मिलेगी उसको। उसके अलावा डायग्नोस्टिक किट है, थर्मामीटर है, ग्लूकोमीटर है, स्ट्रिप्स है, ऐसे जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स थे उन पे भी टैक्स रेट 12 से घटाकर
5% कर दिया। तो इस तरह से स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में आम आदमी को काफी राहत प्रदान की। बिल्कुल कांतिलाल जी, आपने हमें बखूबी स्वास्थ्य सेवाओं में और जीवन बीमा में और चिकित्सा क्षेत्र में क्या लाभ मिले हैं इसके बारे में बताया। अब हम बात करें जो हमारे प्रगति का आधार है, शिक्षा चूंकि युवाओं से जुड़ी हुई है, जो बच्चे हैं, अभिभावकों की जेब पर उनकी पढ़ाई का, स्टेशनरी सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है, उसमें भी कुछ बदलाव आए हैं। तो माताओं बहनों को मैं कह दूं कि अब शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो भी आपके ज्योमेट्री बॉक्स था बच्चों का, ग्लोबल चार्ट है, मैप है, पेंसिल है, शार्पनर है, एक्सरसाइज बुक है, नोटबुक है, इन सब पे पहले 12% कर हुआ करता था, इन सब को टैक्स फ्री कर दिया है। ये जो अपना बस्ता है बच्चों का, वो कर भार से मुक्त हो गया है। डेफिनेटली उस बस्ते का जो बोझ हमारे बच्चे उठा रहे हैं, उसमें अब कम से कम ये कह सकते हैं कि टैक्स का भार कम हो गया बिल्कुल है। वो कर मुक्त हो गई हैं। पहले 12% से थी स्टेशनरी, अब वो कर मुक्त हो गई। जी देखिए कांतिलाल जी, रोटी कपड़ा और मकान, एक आदमी को सिर्फ 3 चीजें तो चाहिए ही चाहिए, उसमें मोदी सरकार ने क्या रिफॉर्म्स किए हैं? जीएसटी सुधारों में आम आदमी के रोटी कपड़ा और मकान की जो पहुंच है उसको बहुत सुगम कर दिया है। हम जैसे शुरुआत कर रहे हैं रोटी से, तो इन सुधारों में आपकी जो रोटी, पराठा, छेना, पनीर को कर मुक्त कर दिया गया है। मक्खन और घी पर जो टैक्स रेट है वो 12% से 5% कर दी गई है। आपके बिस्किट, नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी, इन पे 12 और 18% कर दर हुआ करती थी, उसको 5% कर दिया गया। सरल भाषा में मैं कहूँ कि वेनिगर और आर्टिफिशियल शहद, इनको छोड़ के सारी की सारी जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं वो या तो कर मुक्त कर दी गई है या 5% कर दी गई है। और बरखा जी ये बात और भी है, जैसे आजकल जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल हो गई है और हम जल्दबाजी में चीजें बनाना चाहते हैं, तो जो इंस्टेंट फूड मिक्स आते हैं जैसे इडली हो या खमन ढोकला हो, इन पे पहले 12% से कर दर थी, जिसे घटाकर अब 5% कर दिया गया। हमारे रोजमर्रा के जैसे साबुन है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, इन पे भी कर दर है 18 से घटाकर 5% कर दी गई है। और साथ ही अपने गृहिणी की किचन की बात करें तो ये आपके जो बर्तन हैं, वुडन किचन वेयर है, इनमें भी टैक्स जो रेट है 12 से घटाकर 5% कर दी। यानी जितनी भी बेसिक कमोडिटीज हैं उनमें निश्चित रूप से राहत मिली। कपड़े के मामले में जो आपके रेडीमेड वस्त्र है, 2500 के नीचे के रेडीमेड जो कपड़ा है आपका, वो सब पे टैक्स रेट 5% कर दी गई। इसमें ये बात मीनाक्षी जी है कि पहले जो कर दर थी वो रेडीमेड कपड़े पर 1000 रुपए से ऊपर अगर कोई कपड़ा था तो उस पे 5 की जगह 12% लगता था, और अब इसे रेंज को बढ़ा के 2500 कर दिया है। इसी तरीके से जूते में भी 1000 रुपए तक एक कैपिंग थी, जिसे अब बढ़ाकर 2500 कर दिया गया। तो इस तरीके से कुल मिला के राहत ग्राहकों तक पहुंचेगी, ऐसा हमारा मानना है। जो एक पहल भी है, अच्छी पहल है। बिल्कुल। और साथ ही जैसे टीवी को लेकर हम बात करें, हर घर में आज टीवी लगभग अभिन्न हिस्सा है। तो 32 से लेके 100 इंच तक के टीवी जो पहले 28% से टैक्सेबल थे, उन पे टैक्स रेट घटाकर 18% कर दी गई। कुल मिला के आम आदमी के जीवन स्तर को जो समृद्ध बनाने वाली चीजें हैं, आपके LED टीवी है, फ्रिज है, AC है, वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, इन सभी जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाली वस्तुओं पर 28% से घटाकर टैक्स रेट 18% कर दी गई। और अपन बात कर रहे थे रोटी कपड़ा के साथ, अपन छत की भी बात कर लेते हैं, मकान की। तो मकान का जो बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है वो है सीमेंट। तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने सीमेंट पे जो टैक्स रेट है वो 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। तो ये जो सीमेंट है और ब्लॉक के रूप में जो बिल्डिंग मटेरियल्स है, ये हमारे मकान का 18 से 20% लागत हुआ करती थी। तो आम आदमी को मकान बनाना अब बहुत आसान हो जाएगा, उसका मकान भी हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, उसका मकान बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। अगर बात की जाए ऑटोमोबाइल्स की, कांतिलाल जी, वो भी एक सपना हुआ करता था, क्या उसमें कुछ बदलाव है? हाँ मीनाक्षी जी, आप सही बता रहे हैं कि जो अपना मध्यम वर्ग है या निम्न मध्यम वर्ग है, उसके लिए कार एक सपना हुआ करती थी। अब मजे की बात यह है कि सरकार ने कार यानी कि छोटी कारें, जिसमें 4000 mm से कम लेंथ की कारें होगी, 1500 सीसी से नीचे की डीजल कारें, 1200 सीसी के नीचे की पेट्रोल कारें, इन सब पे कर दर घटाकर 28% से 18% कर दी गई है। कारों की बिक्री पिछले दशकों से
रिकॉर्ड स्तर तक उसमें बढ़ोतरी हुई है। जी जी। इन एक 3 ही दिनों में। एक ही दिन में लगभग 35,000 कारें बिकी 22 यानी तारीख कि को। ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है अभी तक अब तक का है। बिल्कुल। और इसी में एक बात और भी हम शामिल करते चलें जी। कि हमारे ऑटोमोबाइल्स के अलावा भी जो माल परिवहन से संबंधित ट्रक्स हैं, ट्रेलर वगैरह हैं, इन जी। पे भी टैक्स रेट को घटाकर 28 से 18% कर दिया गया है। जी। तो जो सामान की आवाजाही जो होगी उसकी लागत अब पहले भी से सस्ती कम हो हो जाएगी। जाएगी। तो इसके काफी मल्टीफोल्ड्स इफेक्ट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं और भी मल्टीफोल्ड इफेक्ट्स, जैसे आपने कहा ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ चाहे हाउसिंग सेक्टर हुआ, सभी में कुछ ना कुछ राहत हमारे आम आदमी के लिए छुपी हुई है। अब सर हम बात करें हमारे आर्थिक प्रगति का जो आधार है, एमएसएमई और स्टार्टअप शब्द आजकल बड़ा ही प्रचलन में, सब युवा आकर्षित होते हैं। तो एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए क्या लाभ होंगे? देखो, जो अपनी छोटी छोटी यूनिट्स है या छोटे छोटे व्यापारी है, जी। वो पहले क्या होता था कि एक तरह से 4 तरह की टैक्स रेट होने की वजह से उसका काफी जटिल प्रक्रिया थी, रिटर्न फाइल्स करने में उनको काफी दिक्कत आती थी। अब ये 2 स्तरीय टैक्स स्लैब होने की वजह से उसकी रिटर्न फाइलिंग की जो सीमाएं हैं वो सरल हो गई। वो सरल हो गई है। जी। और उसके अलावा सरकार ने ये राहत दी है कि इनके जो रिफंड के प्रोसेस है जी। उसको काफी सरल कर दिया गया है। जी। उसके अलावा क्रेडिट नोट्स को लेकर जी। कुछ उसमें सुधार किए गए हैं ताकि आम व्यापारी को और बिजनेसमैन को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। ये जी। क्या एआई ड्रिवन रहेगा इसमें जो हम नहीं, देखिए एआई का तो उपयोग लगभग अपने आजकल सभी फील्ड्स में है और जी। हम लोग भी एआई को यूज करके टैक्स चोरी पकड़ना और इस तरह की चीजों को भी बिल्कुल हम देखते हैं। क्या ये और संभव है? हाँ, ये बिल्कुल संभव है और हो ही रहा है। एक्चुअली जो रिटर्न की बात सर ने अभी बताई आपको, हम लोगों ने ई इनवॉइसिंग शुरू करवाया, यानी कि आपको जो इनवॉइसिंग करनी है वो पोर्टल के थ्रू करनी है। बिल्कुल। उससे ये फायदा होता है कि वो रिटर्न भरने का जो पार्ट है वहाँ अलग से आपको डाटा एंट्री नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेशन जो है ऑटोमेशन हो जाएगा। और स्टार्टअप्स को भी विशेष छूट देने के प्रावधान इसमें रखे गए हैं। और जब रिटर्न भरना आसान होगा और कंप्लायंसेस आसान हो जाएंगी तो उन लोगों को भी इसका राहत मिलने की पूरी हमें उम्मीद है। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो एआई टेक्निक्स है और डिजिटलाइजेशन है, इसका भी काफी सकारात्मक उपयोग किया गया है। जी। हमारा जो ये बोवे पोर्टल है पहले से व्यापारी को नोटिस देता है किसी तरह की कोई इरेगुलरिटी पाई जाती है तो मतलब उसके पास एक मौका है खुद को सुधारने का। ऐसी स्थिति में अगर वो टैक्स कंप्लायंस अपना कर देता है विद इन टाइम तो उसको दूसरे जो भी प्रोविजंस है उससे नहीं गुजरना पड़ता। तो उसके लिए काफी ये सरल व्यवस्था कर दी और गई ये है। डिजिटलाइजेशन से संभव हुआ है। बिल्कुल, सर ने जैसा बताया अभी आपको, इसमें ये होता है कि अगर कहीं भी उसके रिटर्न में या कहीं कुछ कंपैरिजन जब वो सिस्टम करता है अपना और वहां कोई कमी उसको दिखती है जी। तो सिस्टम अपने आप खुद ही नोटिस उसे दे देगा। जी। बिल्कुल। उसकी कंप्लायंस करने पर पेनल्टी से बचा जा सकता है और इससे उसको कुल मिला के अपना सेल्फ असेसमेंट करना भी बेहतर मैं हो इसे जाएगा। संक्षिप्त में कहूँ तो ये एआई ड्रिवन रिस्क डिटेक्शन हो गया एक तरीके से, और डिजिटल कंप्लायंस भी हो गई हमारी इसके अंदर, और ये अधिक से अधिक ई इनवॉइसिंग हो। इससे गवर्नमेंट का टैक्स जो रेवेन्यू है वो एंश्योर हो जाता है। जी। बिल्कुल। और इसी के साथ डिजिटल भुगतान जो अपने आजकल यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स हो रहे हैं या अपने क्यूआर कोड स्कैन करके हम जो पेमेंट करते हैं, ये भी एक अच्छी प्रक्रिया देश के विकास की है कि इससे हम टैक्स चोरी पे काफी हद तक अंकुश लगा सकते हैं। कांतिलाल जी, अगर बात की जाए सिन गुड्स की और लग्जरी वस्तुओं पर जो दर है वो 40% रखी गई है, इसका कोई खास वजह है? हाँ मीनाक्षी जी, एक्चुअल क्या है, सिन गुड्स ऐसी कैटेगरी है जिसको अपन डीमेरिट्स गुड्स भी कहते हैं, सिन गुड्स भी कहते हैं, लग्जरी गुड्स भी कहते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हाँ, नहीं ये- होते, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है, टोबैको प्रोडक्ट शामिल है जी। और उसके अलावा वो चीजें, वस्तुएं और सेवाएं हैं जी। जिनको गवर्नमेंट हतोत्साहित करना चाहती है। मतलब बैन करना चाहती है, जिसको मतलब ये कहेंगे। चाहती है गवर्नमेंट कि इसमें आम जनता की उस रूप में भागीदारी नहीं हो, उपभोग कम हो उसका। उपभोग कम हो। जी। टोबैको प्रोडक्ट्स इसमें शामिल है, आपके बैटिंग है, गैम्बलिंग है, हॉर्स रेस है। जी। तो इस तरह की जो वस्तुएं और सेवाएं हैं इनको सिन गुड्स की कैटेगरी में रखा गया है। नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस है वो 40% के इस सिन गुड की कैटेगरी में शामिल रही है। है। हाँ, जिसे हम आमतौर पे कोल्ड ड्रिंक्स बोल देते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए सामान्य। वाकई में अच्छी बिल्कुल, नहीं है। इसी को सिन गुड्स में जैसा सर ने बताया रखा ये गया। सिन गुड्स की कैटेगरी है जी। वो आम जनता की जो मूल बेसिक 2 टियर स्ट्रक्चर है जी। कर ढांचे का, उसमें आम जनता इससे प्रभावित नहीं होती। जी। और सिन गुड्स की कैटेगरी केवल इसीलिए है कि उससे रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को प्राप्त होता रहे जी। और इन
गुड्स की तरफ आम उपभोक्ता आकर्षित नहीं हो। जी मीनाक्षी जी, इसी तरीके से क्या है कि लग्जरी जो कारें हैं या लग्जरी बाइक्स हैं, 350 सीसी से ज्यादा की जो बाइक्स हैं, उन पे भी अब 28 से बढ़ाकर टैक्स रेट 40% कर दी है। तो सिन गुड के साथ साथ लग्जरी गुड्स भी हैं उसमें। अभी तक लगभग सभी क्षेत्रों के बारे में आपने हमें जानकारी दी कि कहां पर क्या लाभ हुआ है, क्या राहत मिली है। कई वस्तुएं सस्ती हुई हैं, सेवाओं के उपभोग के लिए जो राहत मिली है, ये मांग को कैसे प्रभावित करेगी? कांतिलाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी। हाँ बरखा जी, देखो बेसिकली क्या है कि ये जो अपना उपभोग बढ़ेगा तो इससे अर्थव्यवस्था संभलेगी। जी, किस रूप में कि ये एक तरह से पॉजिटिव साइकिल है। टैक्स कम होने से आम आदमी की बचत बढ़ेगी, अब उसके हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा आएगा जी, तो वो ज्यादा खर्च कर पाएगा। इससे चीजों की मांग बढ़ेगी और हमारी मैन्युफैक्चरिंग और विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और सर्विस क्षेत्र का विस्तार होगा। बिल्कुल। तो इस तरह से जो टैक्स क्षेत्र में सरकार ने राहत प्रदान की गई है, उससे हमारा कंजप्शन का, उपभोक्ता का आधार, उसका बेस बढ़ेगा और नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सरकार के राजस्व का जो स्रोत है वो भी आने वाले टाइम में बढ़ेगा। जी। और बरखा जी, इस मामले में मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहूंगा जी गोविंद, कि विभाग की तरफ से भी हम उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को और आम जन को जागरूक करने के लिहाज से जीएसटी बचत उत्सव, जो कि हम बिल्कुल मना रहे हैं, 22 तारीख से ये हमने शुरू कर लिया है। इसमें हम जगह जगह जाकर जो व्यापारिक मंडल हैं या हमारे जो उपभोक्ता हैं, इस तरह के जो जितने भी मतलब हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको जागरूक करने का कार्यक्रम भी हम लोग लगातार चला रहे हैं। और हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो जीएसटी कर सुधार हुए हैं, जिसमें टैक्स रेट कम हुई है, तो इसका फायदा उपभोक्ता तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। उन्हें जागरूकता मिल रही है, जागरूक भी कर रहे हैं और साथ में हम खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं इस चीज को कि व्यापारी या जो भी मतलब इससे संबंधित हैं, जो इसका उत्पादन करते हैं चीजों का, वो इस लाभ को ग्राहक तक पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे। कई बार कांतिलाल जी ऐसा हमने देखा है कि हम बिल नहीं लेते, हम सोचते हैं कि वो सस्ते में मिल रहा है तो ठीक है, कुछ तुम्हारा हो जाएगा, कुछ मेरा बच जाएगा। क्या ये सही मायने में ठीक कर रहे हैं हम? नहीं, ये उपभोक्ता के रूप में अच्छी सोच नहीं है जी, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जीएसटी सुधारों के रूप में सरकार ने आपको बहुत बड़ी सौगात दी है, उपहार दी है जी। इसके रिटर्न गिफ्ट के रूप में बदले में सरकार भी आपसे कुछ अपेक्षा रखती है जी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे उपभोक्ता है प्रत्येक चीज का बिल ले जी, और सरकार के टैक्स को इंश्योर करे। जी। तो हमारी ये प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है कि जो चीजें हम खरीद रहे हैं मार्केट से, उनका बिल भी हम शॉपकीपर से मांगे। मैं सभी बीकानेर वासियों से, क्या पूरे देशवासियों से ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई खरीदारी आप करें तो जरूर से जरूर बिल लें आप। बिल्कुल। और खरीदारी से मैं यूं कहूंगा कि ये नवरात्र का पर्व है, आगे दीपोत्सव भी है, तो ये टैक्स बचत में जो सरकार ने राहत प्रदान की है, आप जम के बचाएं और उसके बाद जम के दिल खोल के खर्च करें और देश की आर्थिक विकास में, जीडीपी की ग्रोथ में आप अपना सहयोग करें। बिल्कुल गोविंद जी और कांतिलाल जी, निश्चित रूप से सरकार ने जब हमें इतनी बड़ी राहत दी है तो हम भी एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपनी जो भूमिका निभा सकते हैं उसमें। बिल्कुल निभानी चाहिए। इसके अगर यदि हम दूसरे पक्ष के ऊपर चर्चा करें तो क्या इन सुधारों से सरकार के राजस्व पर कुछ असर पड़ेगा? शुरुआत में कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन सही मायने में हमारा सरकार का बेस इतना मजबूत है क्योंकि पहले भी जो हमारी 2/3 राजस्व प्राप्त होता था सरकार को, वो 18% के स्लैब से प्राप्त होता था। तो सर्विस सेक्टर में इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जब हमारा कंजप्शन का बेस बढ़ जाएगा, वस्तुओं और चीजों की डिमांड बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में नए नए रोजगार सृजित होंगे, नए नए यूनिट्स लगेंगे, तो अर्थव्यवस्था का विकास और विस्तार होगा और जो आर्थिक विकास दर है वो नई ऊंचाइयां छुएगी। बिल्कुल सही कहा कांतिलाल जी ने। और बरखा जी, इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जब टैक्स कंप्लायंस आसान हो जाती है, जब टैक्स की दरें एक यूनिफाइड हो जाती हैं, ज्यादा मतलब उसकी क्लासिफिकेशन का संकट नहीं रहता कि किस पे कितनी टैक्स रेट है, तो टैक्स चोरी भी अपेक्षाकृत कम होती है। टैक्स रेट कम होने पर वो टैक्स के दायरे में आना आसान हो जाता है छोटे व्यापारियों को भी। तो इस तरीके से टैक्स बेस हमारा, उम्मीद है हमें कि आने वाले समय में और बढ़ेगा। बिल्कुल। कांतिलाल जी, ये तो हमने जाना कि बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं, क्या सरकार के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं? हाँ, शुरुआत में जब ये अब लागू हो रहा है तो अब
ये जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जी तो ट्रेडिंग स्तर पे कुछ शुरुआती समस्याएं आती है। कारण क्या है कि जो ये स्टॉकिस्ट है और उसके आगे रिटेल स्तर पे माल की पहुंच होती है, जी उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लगा के आम उपभोक्ता तक जी। पहुंच में कुछ समय लगता है। जी ऐसी स्थिति में बहुत सारे माल जो आज की तारीख में हमारे जो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उनके पास पड़ा है, जी तो शुरुआत में हो सकता है उनके द्वारा जो बेची जाने वाली वस्तुएं हैं जी FMCG गुड्स जी। है, उसकी राहत आम आदमी तक उस रूप में नहीं पहुंच पाए। जी। लेकिन जो ही मार्केट में नया स्टॉक अवेलेबल होगा, MRP के नए लेबल लगाने के लिए सरकार ने गाइडलाइन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जी उनकी अनुपालना होगी। जी। ऐसी स्थिति में वो राहत आम उपभोक्ता तक पहुंच पाएगी। जी। हमारी जो सरकार की विविध एजेंसियां हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं जी। और दूसरे जो व्यापारिक व्यावसायिक संगठन है उसके साथ हम कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। जी तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लाभ है वो आम आदमी तक पहुंचे। पहुंचे। इसी क्रम में जैसे जीएसटी बचत उत्सव को लेके मॉनिटरिंग की मैं बात कर रहा था। जी जी कल ही हम लोग इधर खारा, लूणकरणसर और डूंगरगढ़ और इधर गए और इस चीज को हमने चेक किया। जी जैसे जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की बात हमारी चल रही थी, तो हमने यही पाया कि पहले जो रेट थी उसमें और अब जो रेट ये लगा रहे हैं उसमें काफी अंतर है, काफी राहत जी। किसानों को और मिली। ऑटोमोबाइल्स की जो हमने भी बात करी, गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री जो हुई पिछले कुछ 3-4 दिनों में, ये सब निश्चित रूप से इसी का ही प्रभाव है जो जीएसटी दरों में कमी आई है। और 2047 के जो हमारे विकसित भारत के सपने को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, वो नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स जो है उन्हें साकार करने में जरूर मदद करेंगे। और कांतिलाल जी, अगर मैं बात करूं भारत के आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में, यदि एक ब्रॉडर सेंस में हम जानना चाहें, तो आप इन सुधारों को किस तरह देखते हैं? तो ये टैक्सेशन के सरलीकरण की, इसके द्विस्तरीय ढांचे की वजह से जी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इससे पर्टिकुलर प्रत्येक राज्य की अर्थव्यवस्थाएं भी मजबूत होगी जी इस संघात्मक ढांचे में। उसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे ये अपना पश्चिमी राजस्थान है, सोलर का हब है। जी तो सरलीकृत व्यवस्था होने से सोलर के इक्विपमेंट्स, सोलर कुकर, सोलर पैनल्स, सस्ते इन हो सब गए पे हैं। टैक्स रेट 12 से 5% कर दी गई है। जी तो ऐसी स्थिति में राज्य में बाहर से निवेश बढ़ेगा, जी है ना। निवेश बढ़ेगा तो यहाँ रोजगार सृजित होगा, नए नई फैक्ट्रीज लगेंगे, नए नए सोलर के आपके यूनिट्स है वो स्थापित होंगे। जी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी जी। और साथ ही साथ समानांतर रूप में देश की अर्थव्यवस्था को भी ये गति प्रदान करेगा। जी एक साइकिल जो है वो पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। और जैसा कि हम जानते ही हैं, पश्चिमी राजस्थान की जैसे सर ने बात की, जी तो राजस्थान में हम बहुत गर्मी झेलते हैं और सूरज जी। भी बहुत तपता है हमारे ऊपर। जी पर ये एक वरदान के रूप में आया है कि अब जीएसटी सोलर पैनल्स पे और सोलर से संबंधित जो चीजें हैं उन पे घटाकर 12 से 5% कर दिया है। तो इस जी। क्षेत्र में भी हम एक नई उड़ान के लिए तैयार बिल्कुल। हो गए हो रहे हैं हैं। और जी। डेफिनेटली राजस्थान को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जी कांतिलाल जी, हमने बात की जीएसटी रिफॉर्म्स की, 2 स्लैब्स की, उससे सभी को फायदा मिलने ही वाला है। निश्चित ही हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग तो होगी होगी। आप हमारे श्रोता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जीएसटी 2.0 सही मायने में सरकार की एक सकारात्मक पहल है। जी कुछ सृजनात्मक पंक्तियों के रूप में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा जी कि उपभोक्ता को उपहार है, क्रय शक्ति का विस्तार है, उद्यम को गति है, अद्भुत सृजन शक्ति है, समृद्धि का सूचक और विकास का सार है। ये हमारे आत्मनिर्भर भारत का आधार है। जी श्रोताओं, आज इस विशेष परिचर्चा में हमने जाना कि नेक्स्ट जेन जीएसटी कैसे कर प्रणाली में तकनीक, पारदर्शिता और सरलता का नया अध्याय जोड़ने जा रही है। कांतिलाल जसोल जी और गोविंद चौहान जी, आपने हमें बखूबी बताया कि इस नई प्रणाली ने करदाताओं को अनुपालन में कितनी आसानी होगी और आम आदमी और व्यापारियों को इससे क्या लाभ मिलेंगे और किस प्रकार ये भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।